नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर चुके थे। आज का यह वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होने वाला है। तो पिछले सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी जरूर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें आपको दे रखा था कि 7 बेलनाकार स्तंभों की पेंटिंग की लागत 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको निकालना थी। यदि हर एक स्तंभ की हाइट और रेडियस दोनों आपके पास दे रखी थी, 25 सेंटीमीटर और 5 मीटर है। अब आगे देखना है, यहाँ पर हमारे पास यदि टोटल सरफेस एरिया आ जाए तो टोटल सरफेस एरिया या फिर हम जो कलर कर रहे हैं वो इसके वर्क पृष्ठ पर कर रहे हैं। तो बेलन का वर्क पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। और 2 पाई r इंटू एच, ऐसे कितने बेलन है हमारे पास, 7 बेलन है। तो कुल मिलाकर के टोटल सरफेस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, एक बेलन का आयतन है उसमें 7 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया इतना आ जाएगा। ठीक है, और इस एरिया पर आप कितनी लागत लगा रहे हो, एक एरिया पर आपको 50 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो यदि हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो भी आ रहा है आपका, उसमें यदि हम 50 का गुणा कर देते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल क्या मिल जाएगा, खर्चा मिल जाएगा या लागत मिल जाएगा। तो टोटल खर्च निकालने के लिए हमने क्या करा, 2 पाई RH एक बेलन का सरफेस था, उसमें हमने 7 बेलन है तो 7 का गुणा कर दिया। यहाँ से आपके पास टोटल एरिया मिल जाएगा। और एक एरिया पर आपको 50 रुपए का खर्चा आ रहा है तो सब एरिया पर कितना आएगा उसके लिए आपने यहाँ पर 50 का गुणा कर दिया। अब यूनिट का ध्यान रखते हुए हम मान रखते जाएंगे, 7 की जगह 7, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास कितना दे रखा है, आर मतलब रेडियस, रेडियस का मान हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर। यहां पर है मीटर, यहां पर है मीटर। तो जो खर्चा निकालना है वो वर्ग मीटर में निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम सबको मीटर में लेके चलेंगे ताकि हमारा जो बाद में कैलकुलेशन हमें चेंज ना करना पड़े। यहां पर सेंटीमीटर है, रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, इसको 25/100 मान ले क्योंकि ये मीटर में चेंज हो जाएगी। और आर का मान हमने लिख दिया यहाँ पर। एच का मान कितना था हमारे पास, 4 मीटर, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। और ये तो आ गया आपका टोटल एरिया। और इस एरिया में आपको किसका गुणा करना था, 50 का गुणा करना था। तो हम 50 का गुणा कर देते ताकि हमें खर्च का पता चल जाए। 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 25 चौक 100 होगा और ये 100 इससे कट जाएगा। यहाँ पर बटे में भी 7 है, ऊपर भी 7 है, ये दोनों कट जाएंगे। तो ऊपर कितना बचा है, केवल 22 इंटू 2 इंटू 50। तो ऊपर कितना आ जाएगा 44 इंटू 50। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलने वाला है फाइनली वो कितना मिलेगा, 2200 रुपए। तो टोटल लागत आपकी कितनी आएगी, 2200 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको दिया हुआ था कि ये सेपरेट करने के लिए दिया है बस इंग्लिश और हिंदी को। इस वाले टर्म्स और इस वाले का दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम मतलब जो चीज दोनों जगह मौजूद है उसको हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे कम से कम कौन सी चीज ऐसी है जो इन दोनों से कट जाती है। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है। तो हम क्या निकालने वाले हैं, हम एलसीएम निकालने वाले हैं। तो एलसीएम मतलब 2 की पावर 2 यहाँ पर दोनों जगह कॉमन था तो हमने उतार लिया। दूसरी बार हम देखेंगे कि 3 यहाँ पर है, तो 3 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे, 3 की जगह 3। उसके बाद आपको देखना है कि 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर भी है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 5 को उतार लिया इंटू 7 एक जगह बच रहा है, मतलब बचना कुछ भी नहीं चाहिए। 7 यहाँ पर बच रहा था तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 7 को लिख दिया। उसके बाद बस इन सबका गुना कर देना, आंसर मिल जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का 3 गुना करेंगे 4 या 12, 12 पंजे 60, 60 की तो 0 आएगी सही। 6 इंटू 7 कितना आएगा, 6 7 42, यानी आंसर कितना आएगा आपका 420। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 420। यदि इस जगह आपसे वो एचसीएफ पूछ लेता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ में आपको ये देखना है कि हाईएस्ट कौन चीज कॉमन है यहाँ पर। तो जैसे 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, तो ये आपका एचसीएफ हो जाता है क्योंकि एचसीएफ दोनों जगह मौजूद होता है और 2 की पावर 2 ही दोनों जगह मौजूद है, बाकी तो कोई मौजूद दिख नहीं रहा है। सॉरी, 1 और 5 भी है, तो 2 की पावर 2 भी कॉमन निकलेगा और केवल 5 की पावर 1 भी कॉमन निकलेगा। तो इस प्रकार आपका जो एचसीएफ मिलेगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है कितना आ जाता है यहाँ से, 2 की पावर 2 इंटू केवल 5। तो यहाँ पर कितना मिल जाता है आपको, 5 चौक 20, यानी आंसर कितना आ जाता है, एचसीएफ पूछता तो 20, लेकिन फिलहाल आपका एलसीएम पूछा गया है इसलिए आंसर क्या आएगा 420। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर चलते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदुओं की संख्या बताना है जो कि 3,7 से 3 इकाई की दूरी पर स्थित है। मतलब सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे निर्देशांक बना देंगे। तो हमने यहाँ पर एक निर्देशांक बना दिया आपका, ये हो जाता है आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष, ये हो जाता है आपका नेगेटिव एक्स अक्ष, ऊपर हो जाता है आपका पॉजिटिव वाई अक्ष और नीचे हो जाता है आपका नेगेटिव वाई अक्ष। अब आपको एक बिंदु का पता करना है। बिंदु कहाँ है हमारा, बिंदु जो है वो आपका 3,7 है। मतलब एक्स अक्ष पर आपको 3 पॉइंट चलना है, 1 2 और 3, मतलब इस वाली सीध पर आएगा कहीं पर। और वाई पर कहाँ चलना था, 7 पर चलना था। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 और 1 7, लगभग हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपका ये वाला बिंदु रहा होगा, जो कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हुए थे, 3,7। अब ये तो आपने यहाँ पर बिंदु का पता लगा लिया कि बिंदु हमारे पास यहाँ पर है। अब आपको ये पूछा गया था कि आपको ऐसा बिंदु ढूंढना है जो कि एक्स अक्ष पर होना चाहिए।
और उन बिंदुओं की संख्या निकालो जो कि इस वाले पॉइंट से, ये 307 वाला पॉइंट है ना, यहां से 3 इकाई की दूरी पर स्थित हो। एक चीज बताना, आप यदि यहां से हम एक्स अक्ष की ओर चलें तो क्या 3 कदम चलने पर आपको कोई बिंदु मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स अक्ष यहां से कितना दूर है? 7 कदम दूर है। तो 7 कदम दूर है तो 3 कदम चलने से कौन सा आपको एक बिंदु मिल जाएगा? तो उन्होंने पूछा है कि 3 इकाई की दूरी पर मिलना चाहिए, तो 3 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष पर तो नहीं मिलेगा, वाई अक्ष पर मिल सकता है, लेकिन एक्स अक्ष पर नहीं मिलेगा, कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 0। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, क्योंकि वाई अक्ष पर है हम 7 दूरी आए हैं ऊपर, और यदि एक्स पर वापस पहुंचना है तो आपको कम से कम 7 पॉइंट नीचे खिसकना पड़ेगा, लेकिन ये 3 पॉइंट खिसकने के लिए मिल रहा है, इसलिए कोई बिंदु यहां मिलने वाला है नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चलेगा? 13 के बाद ये हो जाएगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ था ट्राइंगल हमारे पास एबीसी है, तो हम यहां पर बना लेते हैं ट्राइंगल एबीसी में एबी और एसी दोनों बराबर है, तो हम यहां पर बना लेते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल हो जाएगा, एबी और एसी दोनों बराबर बनाना है, इसलिए हम बना लेते हैं ये हमारे पास ए बी और सी है। अब यहां पर जैसा दिया है वैसा हम करते जाएंगे। एबी और एसी को बराबर बनाना मतलब ये एबी और ये एसी दोनों क्या हो गए हैं? बराबर हो गए। उसके बाद आगे क्या दे रखा था? एंगल बी एवं एंगल सी के समद्विभाजक है। एंगल बी ये वाला एंगल बी है और एंगल सी ये वाला एंगल सी है। समद्विभाजक मतलब इसको आधा आधा करने वाले, आधा आधा करने वाला होगा, इसका मतलब ये इस प्रकार से यहाँ पर, एक मिनट, पेन टैब में थोड़ी दिक्कत आती है, आप समझ जाना, इसको आधा आधा करना है, मतलब ये हाफ हो चुका है। एक चीज बताना, जैसे माना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब ये वाला एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि बी के सामने ये साइड है और सी के सामने ये साइड है, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। यदि ये दोनों बराबर हो गए और ये इनको आधा करने वाली लाइन जा रही है, इसका मतलब ये यहां पर आकर के मिलेगी। बोल भी रखा है उन्होंने कि एसी एवं एबी पर कहां मिल रही है? ई और एफ पर, तो यहां पर ई पर मिल रही है और यहां पर कहां मिल रही है? एफ पर मिल रही है। तो आप यहां पर ई और एफ को इन दोनों को मिला दोगे, तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। और ये जो एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया है, ये ई और एफ पर यहां पर जाकर के क्रमशः मिलाना था आपको। तो आगे क्या पूछा इन्होंने? ई और एफ पर मिलते हैं, तो हमें जो निकालना था वो निकालना था ए एफ अनुपात ए ई, ए से लेकर के एफ तक ये वाला, और रेशो निकालना था किसका? ए से लेकर के ई तक ये वाला। एक चीज बताना, यदि ये दोनों आपस में बराबर है, कौन सी बराबर है? टोटल ए से लेकर के बी तक और ए से लेकर के सी तक दोनों बराबर है, इसका मतलब ये वाली साइड भी क्या होगी? इसको हाफ हाफ कर रही है, क्योंकि यदि एंगल बाइसेक्टर है तो साइड को भी तो बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये भी दोनों क्या हो गई है? बराबर हो गई, ए से लेकर एफ तक और ए से लेकर ई तक, क्योंकि पूरी बराबर है, आधी आधी तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो इसका मान कुछ भी मानो, चाहे तो आप एक्स मानो, वाई मानो, 10 मानो, 50 मानो, जो भी मानो, दोनों बराबर होंगे। और कोई भी दो बराबर मान यदि करते हैं तो रेशो कितना आता है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा, 1:1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ था कि अल्फा एवं बीटा बहुपद जो दे रखा था आपके पास, इसके शून्य है, तब आपको इसका मान निकालना है कि क्या होने वाला है। तो जो हमारे पास बहुपद दे रखा था उसका मान, उस बहुपद को हम यहां पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4a² प्लस c, ये आपका बहुपद है। यदि हम इसका फॉर्मेट से कंपैरिजन करें तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0 होता है। इसको भी हम बराबर 0 मान के चले तो भी बराबर 0 लिखने की जरूरत है नहीं। यहां से आपको क्या करना है? abc के मान पता करने। तो यहां से यदि हम फॉर्मेट से कंपैरिजन करें तो a जो हमारा होता है वो x² का गुणांक होता है, और x² का गुणांक यहां पर कौन दिख रहा है आपको? केवल 1 दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम b का मान निकाल लेते हैं कि b कितना आ रहा है इस इक्वेशन में। b मतलब x का गुणांक होता है, और x का गुणांक यहां पर कौन है? 2a है। इसका मतलब ये कौन सा आ जाएगा? 2a। ये a अलग है और ये a अलग है, क्योंकि ये तो आपका इक्वेशन वाला a है। उसके बाद हमें c देखना है, तो c मतलब x के बाद में जो भी बच रहा है वो सब c का मान है। तो c बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? c का मान आ जाएगा 4a² प्लस c, ये हमारे पास c का मान आ गया। तो हमें यहाँ से abc तीनों के मान पता चल गए हैं कि abc हमारे पास तीनों के मान आ चुके हैं। ये c अलग है और ये c अलग है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कर देना था? आपको यहां से इसका मान निकालना था कि α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। एक चीज ध्यान देना, यदि हम मूलों के योगफल का मान निकाले अल्फा प्लस बीटा और मूलों के गुणनफल का मान निकाले अल्फा इंटू बीटा, तो इसके बारे में हम पिछले सारे वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके थे कि लगभग हर एक पेपर में इस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप एक बार उन्हें भी जरूर देख ले, और कम से कम इस तरह से पढ़ाई करें कि आपको जो प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कम से कम वो तो बनी जाए। बस जो चीजें हमें पसंद आ रही है कम से कम वो ना पड़े। तो पिछले वीडियो की भी आप जरूर देखें, उसकी लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हो कि हर बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो वो होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? वो होता है आपका c/a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a। तो यहां पर देखो -b का मान कितना होगा? b का मान 2a है, तो -b का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 2a। अपॉन में कितना चल रहा है? a, और a को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? केवल 1 है, और 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है।
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, और सी का मान कितना है आपके पास, सी का मान है हमारे पास क्या है 4a² प्लस सी, और बटे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि बटे में 1 लिखने से कोई काम होगा नहीं आपका। तो अल्फा प्लस बीटा का मान भी हमें मिल चुका है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमें मिल चुका है। इसी का यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास जो निकालना था वो वर्ग के रूप में आपको कुछ चीजों के मान निकालना है। तो आप जानते हो कि यदि हम अल्फा प्लस बीटा इसका यदि आप होल स्क्वायर कर देते हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो है हमारे पास कितना है -2a, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था -2a, तो दोनों और होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये होगा ना a² प्लस b² वाले से, बराबर इतना इधर कितना आ जाएगा 4a² आ जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमें जो निकालना है लगभग उसका हम शक्ल यहाँ पर मिल चुका है, a² b² और अल्फा बीटा, a² b² और अल्फा बीटा। बस केवल एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पर 2 अल्फा बीटा है। तो एक काम हम और कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यहां से हम क्या कर देंगे माइनस अल्फा बीटा कर देंगे, बराबर इधर भी माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। तो 4a² माइनस अल्फा बीटा इधर भी करेंगे, इसका मतलब अल्फा बीटा का मान रख देंगे हम डायरेक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो डायरेक्ट, कितना है हमारे पास 4a² माइनस का c, सॉरी प्लस का c, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा घटाया, इधर भी अल्फा इंटू बीटा घटा दो। इधर मान नहीं रख रहे क्योंकि ये वाला चीज चाहिए, इधर मान रख दिया क्योंकि हमें कुछ अलग निकालना है। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो केवल अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर कितना मिलने वाला है 4a² और 4a² कट जाएगा क्योंकि ये माइनस अंदर जा रहा है वापस से, तो ये माइनस का 4² और माइनस का c बचेगा केवल। तो आपको जो मान निकालना था वो इस इक्वेशन का मान निकालना था और ये वाली हमें मिल चुकी है, और इसका मान तो कितना आया सब कुछ कट पिटने के बाद -c। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी -c इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ था कि यदि नीचे दी गई संचयी बारंबारता का वक्र प्रदर्शित करते हुए छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों का माध्यक ज्ञात करना था। मतलब हमें क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी थी तो आपको जो है वो मीडियन निकालना था कि मीडियम होगा कितना। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि 0 से लेकर के आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट की शुरुआत करी थी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए यहाँ पर 300। तो हम ये लिख देंगे कि n बराबर हमारे पास कितना है 300। तो इसका यदि हम मीन निकालना चाहें तो n बराबर यदि 300 है तो n/2 बराबर कितना आ जाएगा 150, क्योंकि n का आधा कितना आता है 150। अब आपको ये देखना है कि 150 कहाँ मिल रहा है आपको, तो 150 हमें यहाँ पर दिख रहा है ये 150, और 150 जो है वो किस मार्क्स फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो 150 ये यहाँ पर आ रहा था आपका। और 150 की फ्रीक्वेंसी या 150 किस माध्य अंतराल के अंतर्गत आएगा, 150 आएगा आपका 40 और 50 के बीच में। तो 40 और 50 के बीच में आ रहा है, मतलब ये कौन से सीक्वेंस में आ रहा है, किस नंबर पर आ रहा होगा, 40 + 50/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 45। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको दे रखा था कि ABCD एक आयत है, हम भी बना लेते हैं आयत ABCD। यहां पर आपको एक ABCD एक आयत बनाना, तो ये हमने बना लिया ABCD आयत। नामकरण आप कैसे भी कर सकते हो, हम यहां से कर देते हैं, ये हो गया आपका A B और ये CD। ABCD एक आयत हो चुका है। आयत के बारे में आप सबको पता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब आपको जो दे रखा था वो दे रखा था एंगल CAB बराबर कितना है 46 डिग्री। एंगल CAB मतलब यहां पर एक विकर्ण भी बनाना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा आपका एंगल C से लेकर के A तक आए और फिर B तक चले गए। एंगल CAB बराबर कितना दे रखा था हमारे पास 46 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एंगल ADB बराबर कितना होगा, एंगल A, एंगल D और एंगल B, इसका मान आपको निकालना था कि एंगल ADB बराबर कितना होने वाला है। अब इसका मान कहां से आएगा आपके पास, तो हम जानते हैं कि यदि इधर वाले देखना आप, इन दोनों यदि हम ट्राइंगल का कंपैरिजन करें, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये दोनों क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएंगे पूरे के पूरे। क्योंकि यदि आप इन दोनों को अलग अलग बना करके देखोगे तो इस प्रकार से एक ट्राइंगल तो आपका ये बनेगा, और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, दूसरा वाला ट्राइंगल आपका इस प्रकार से ये वाला बनने वाला है। नामकरण कर दो चाहो तो समझने के लिए, ये कौन सा हो जाएगा आपका ABC, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर B था और यहाँ पर A था और यहाँ पर क्या था D था। अब एक चीज देखना, यहां से यदि हम कंपैरिजन करें तो ये वाला जो एंगल था आपका कितना दिया हुआ था, प्रश्न वाले ने दे रखा था ऑलरेडी कितना है 46 था, ठीक है। ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है ही है, क्योंकि आयत में एक एंगल तो 90 डिग्री का होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखना, ये वाला यदि साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर है, और ये दोनों का बेस बराबर हो गया है, मतलब ये इस आधार पर ये वाला एंगल बन रहा है, इसका मतलब आधार यदि सेम है तो ऊपर वाला ये वाला जो कोण होगा ये भी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। क्योंकि ये वाला एंगल जितना आना है उतना का उतना ये भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं, साइडें दोनों की बराबर हो गई, ये वाला और ये वाला बराबर होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होता है। तो दोनों का आधार कितना है, दोनों का आधार तो AB ही है ना,
तो इस ए बी के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, तो ए बी के सामने ये वाला और ए बी के सामने ये वाला, दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। एक एंगल बराबर है तो एक और एंगल बराबर है, इसका मतलब यहां से आप देख पाओगे कि इसका मान कितना है 40, इसका मान कितना है, सॉरी इसका मान कितना है 46, इसका मान कितना होता है 90। तो इस वाले ट्रायंगल एबीसी में ऊपर वाला कितना बचेगा आपके पास 44। यदि ये ऊपर वाला 44 है, इसका मतलब इसको भी कितना होना पड़ेगा 44। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 44 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सर्वांग समता से हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इस वाले में एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, साइडें बराबर हो गई है, तो ये पूरे के पूरे सर्वांग सम हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इस वजह से क्या होना चाहिए, ये 44 आएगा और ये भी 44 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको दिया हुआ था कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई हमारे पास दी हुई थी 8 मीटर है, तो हम भी बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर हो जाएगा, इस सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी दे रखी थी, 8 मीटर दे रखी थी, ठीक है। यदि इसके दो वृत्तीय पार्श्व क्षेत्रफलों का योग, मतलब एक क्षेत्रफल कौन सा आ जाएगा, ऊपर वाला ये सर्कल और एक नीचे वाला आ जाएगा, तो हम इन दोनों का सरफेस का योग निकाल लेते हैं पहले। तो एक का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहे हैं ना यहाँ पर, तो एक का कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये दो है तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इन्होंने बोला था कि इसके पार्श्व क्षेत्रफलों का योग कर देना है, उस योग का 4 गुना कर दो। तो ये जो योग आ रहा है इसका कितना गुना कर दिया हमने, 4 गुना कर दिया। ये किसके बराबर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, ये 3 गुना है। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना है, मतलब 3 गुना कर देंगे किसको, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच, इसका 3 गुना है। बस मान रख देना, जो मान कटने जैसे उसको काट लो। यहाँ पर देखना आर, यहाँ ये पाई है और ये भी पाई है, दोनों पाई कट जाएंगे। आपको रेडियस निकालना थी तो रेडियस मिल जाएगी आपको कैसे भी करके। यहाँ पर देख पाओगे ये एक आर है, यहाँ पर 2 आर थे तो एक आर खत्म हो जाएगा पूरा। अब निकालना क्या है हमें, ये 2 है, ये भी 2 है, 2 से 2 भी कट जाएगा। यहाँ पर कौन बच रहा है, केवल एक आर इंटू एक 4 बच रहा है, बराबर। यहाँ से कौन बच रहा है, केवल 3 इंटू एच का मान हमारे पास है कितना दिया हुआ था 8 दे रखा था। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 3 दूना 6, तो 6 मीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ था कि यदि एक शंकु के स्तंभ स्तूण की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर बना स्तंभ स्तूण मतलब यहाँ पर फ्रस्टम की बात हो रही, शंकु के चिन्हक की। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ था कि ये जो हमारे पास शंकु का चिन्हक है, इस शंकु के चिन्हक की हमारे पास उल्टा सीधा कैसा भी बना सकते हैं, इसकी ऊंचाई हमारे पास दी हुई थी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी आपके पास एच बराबर कितना हो चुका है 12 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना हो चुका है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई मतलब ये वाली तिर्यक वाली, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याओं का अंतर निकालना है। एक रेडियस तो आपकी कैपिटल आर मान लो जो बड़ी वाली है, एक रेडियस हम छोटा वाला आर मान लेते हैं, स्मॉल आर, ये वाला हम मान लेते हैं। उसके बाद आपको स्तंभ स्तूण की ऊंचाई दे रखी थी एच बराबर, और हमारे पास तिरछी ऊंचाई दे रखी थी एल बराबर। तो आपको पता है कि यदि हम एल स्क्वायर बराबर निकालना चाहे तो उसका मान कितना होता है एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का। यदि ये केवल सिंपल शंकु होता तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे एल का मान कितना होता है 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो मान है हमारे पास अभी मान कुछ भी नहीं है तो छोड़ दो इसको, इस वाले नंबर को इधर लेके आ जाना, इस वाले नंबर को इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर जो हमें चाहिए था उसका स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों रेडियस का अंतर। तो ये हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 इंटू 3 बराबर कितना चल रहा है आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो 27 का 3 गुना करेंगे तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 81, दोनों और रूट करोगे तो आर माइनस आर बराबर कितना मिल जाएगा केवल आपको 9। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, दोनों रेडियस का अंतर आएगा 9 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे हमने यहाँ पर दोनों को सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया हुआ था कि निम्नलिखित दो समानांतर श्रेणी में या एपी आपको दिया हुआ है, तो nवें पद के किस मान के लिए आपको n का मान हमेशा क्या हो जाएगा समान मिल जाएगा। तो हम पहले वाले को देखते हैं कि पहली वाली इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है। पहली वाली थी हमारे पास 5, 12, 19 ये दिया हुआ था और ये आगे चल रही है। इसका मतलब इसका जो पहला नंबर है हमारे लिए क्या हो गया a, और दूसरा नंबर क्या हो, देखो समानांतर श्रेणी का जो फॉर्मेट है ऊपर बना देता हूं फिर से ताकि आपके आगे भी काम आए। समानांतर श्रेणी है जो एपी की जो सीरीज होती है, एपी की सीरीज में हम लिखते हैं पहले वाले पद को हमेशा ए लिखा जाता है, दूसरे वाले पद को हम लिखते हैं ए प्लस डी, तीसरे वाले पद को हम लिखते हैं ए प्लस 2d, चौथे वाले पद को हम लिखते हैं ए प्लस 3d, और लास्ट में जाते जाते हम यदि एनवा पद लिखना चाहें तो एनवा पद हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n माइनस 1 तो होना ही होना है, तो ये वाला सब चलेगा इससे आपका, तो a प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका nवा पद।
अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि पहले वाली इक्वेशन में हम देखिए तो पहले वाली इक्वेशन में आपको a1 a2 नाम दे देते हैं। तो a1 बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास, a1 बराबर हमारे पास दे रखा था 5। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि यदि 5 में कितना जोड़ करके 12 आया है, डिफरेंस ही जुड़ता है ना, तो 5 में आपने कितना जोड़ दिया, 12 आ चुका है। तो हम बोल देंगे कि यदि हम d माने तो d1 बराबर कितना मिल जाएगा आपको 7। तो ये यहाँ पर देखोगे आप, ये 5 है और 5 + 7 12, 5 + 14 19, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा ये। तो आपको यहाँ से पहले वाली इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसके लिए ए और डी दोनों मिल चुके हैं। ऐसे ही आप इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए भी कर लो। यहाँ से आप देखोगे कि a2 बराबर मान लेते हैं, a2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 51, और यहाँ से हम मान लेंगे कि d2 डिफरेंस कितना है इनका, तो डिफरेंस आ जाएगा कितना हमने घटा रखा है। तो कितना घटा रखा है, क्योंकि ये तो बढ़ नहीं रही है, ये क्या हो रही है, घट रही है। तो घटा रखा आपने कितना घटाया होगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए -6, तो d2 बराबर कितना आ जाएगा -6। अब आपको ये बताना था कि n के कौन सा nवें पद के लिए n का कौन सा मान है जो दोनों को बराबर कर दे, दोनों को बराबर करना है। तो ऐसी कोई कंडीशन बनेगी क्या, ये बढ़ता बढ़ता जा रहा है, ये घटता घटता आ रहा है और दोनों एक जगह आके बराबर हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन बना के देखना है आपको। तो हम मान के चलते हैं कि माना कि हमारा जो nवां पद होगा तब जाकर के ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम निकाल लेते हैं कि इसका nवां पद क्या है। nवें पद के लिए हम क्या करते थे, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 7। तो हमने ये मान के चला कि इसका nवां पद और इसका nवां पद दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके लिए भी nवां पद लगा दो, nवां पद क्या हो जाएगा, a कितना है आपके पास 51 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है -6, गुणा करना पड़ेगा अंदर। यहाँ से आप देख पाओगे कि 5 प्लस अंदर कितना आ जाएगा 7n-7 बराबर, इसको हम देखेंगे आगे 51। इसको वैसे भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वेशन बनेगी नहीं, लेकिन फिलहाल हम पूरा सोल्व करके देख लेते हैं। माइनस की जगह माइनस, क्योंकि ये नंबर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 6n और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6। यदि हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इस n को इधर ला के रख दो, तो n यदि इधर ला करके रखेंगे तो ये जुड़ेगा आपस में, तो जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 13n बराबर, उधर कितना चल रहा था, उधर चल रहा था 51 + 6 माइनस, यहाँ से ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 और प्लस का कितना चलेगा 7। यहाँ से आप देखना 13n बराबर कितना होगा, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये तो आ रहा है आपका दोनों को जोड़ने पर 57 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 52, और 52 में हम कितना जोड़ने वाले 7 और जोड़ने वाले हैं। तो 52 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51, और 51 कोई 13 से कट रहा है क्या, n बराबर 51/9 59/13, तो 13 से कटने जैसा दिख नहीं रहा, इसका मतलब n की ऐसी कोई वैल्यू आएगी नहीं जहां पर जब हम दोनों को इन दोनों को बराबर रख दें। आप चाहो तो ऑप्शन से भी करके देख सकते हो कि इसका 25वां पद निकाल लो। 25वां पद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 प्लस n-1, n मतलब 24वां पद हो जाएगा। तो 25वां पद निकाल रहे तो 24 इंटू डी, डिफरेंस कितना है हमारे पास 7, इससे आप करोगे तो 5 + 7 = 28, यानी यहाँ पर इन दोनों का यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 8, तो 8 और 5 13, मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 3। इसी प्रकार से आप यूनिट प्लेस चेक करते करते इन तीनों ऑप्शन को काट दोगे तो फाइनली आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, और हम बोल देंगे आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, n का कोई भी मान संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। यहां पर आपको दे रखा था यदि एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई r²। तो 3 पाई r² का मान आपके पास कितना दे रखा है 108 पाई, मान रख देना बस, 3 की जगह 3, पाई का मान हम रख नहीं रहे, बराबर r का स्क्वायर रहने दो अभी, और कितना चल रहा है 108 चल रहा है, चलने दो उसको 108 पाई, पाई से पाई कट जाएगा आपस में, 3 से इसको काटेंगे 3 × 9, 1 बचेगा, 3 × 18, यानी r बराबर कितना मिल जाएगा आपको 6। यदि r का मान 6 है तो 2r का मान कितना होगा 12, और 2r ही आपके लिए क्या होता है डायमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 12। पूरे वीडियो में हमने कोशिश करी कि हम सिर्फ सॉल्यूशन को देखें, समझाना हमारा उद्देश्य नहीं, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे फास्ट, ताकि वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा लंबी ना हो। पिछले वीडियो में भी हमने यही रखा था कि कम से कम समय में आपका सारे के सारे पेपर सोल्व हो जाए। तो आपको यदि बेसिक जानना है तो आप पूरा वीडियो एक और बार देखना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा था ABC जो है वो शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि आपको A + 2B + 3C बराबर 0 दिया रखा है, तब आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो ये भी आपको आराम से कर लेना है, हो जाएगा। अभी तो हम वीडियो को रिकॉर्डिंग करके फिर वापस अपलोड कर रहे हैं, कोशिश करेंगे 1-2 दिन में हम लाइव क्लास लेके आए, तो आप लोग बने रहें, और लाइव क्लास में हम आपके कमेंट को भी देखेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो आप एडजस्ट करके इसको चलेंगे, और आपके डाउट को भी हम देखते रहेंगे। तो हमारे पास जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, आपको मान दिया हुआ था कि A + 2B + 3C इसका मान 0 के बराबर है, और हमें निकालना है कि ये इक्वेशन क्या होगी। ये जेपीजी इमेज आप क्वालिटी बढ़ाकर देखना, इसका मान हमें निकालना है कि इसका मान होने क्या वाला है। तो एक चीज आप यहाँ पर देखना, पहले वाले स्टेप में A + 2B/C, इसमें आपने देखा कि यहाँ से C गायब हो चुका है। यदि C को गायब कर देना है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक काम करो, इस वाले C को उधर पहुंचा दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल A +
2b बराबर माइनस का 3c लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को, ये जो दी हुई है, इसको 3c को उधर लेके चले गए हम। उसके बाद बटे में c भी चाहिए था, तो हम एक काम करेंगे, दोनों तरफ c का भाग लगा दो। तो दोनों तरफ हमने c का भाग लगाया, ये तो समाप्त हो गया। बचा क्या है यहाँ पर, इस वाली स्टेप का मान आपको मिल जाएगा कि ये वाला जो हमें निकालना था ना, a प्लस, इधर की साइड में लिख देते हैं a प्लस 2b बटे c और प्लस 2b प्लस 3c बटे a और प्लस a प्लस 3c बटे b। ये जो है मान सब हमने वहां पर कॉपी कर दिए। ये जो मान आपको निकालना था, इसका मान आपको पता चल गया कि कितना आने वाला है, माइनस का 3 लिख दो यहाँ पर, माइनस का 3 प्लस। अब हमें दूसरे नंबर पर निकालना था 2b प्लस 3c को रखना है बस। तो इसी को वापस देखना, इस 2b और 3c को यदि यहाँ रखेंगे तो इसे a को उधर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं हम, 2b प्लस 3c बराबर, ये a उधर जाएगा, a उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का a। ठीक है, अब बटे में आपको a भी चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ पर भी a का भाग लगा देंगे, यहाँ पर भी a का भाग लगा देंगे, दोनों समाप्त हो गए, बचा कितना, केवल माइनस का 1। तो यहाँ पर लिख दो आप केवल माइनस का 1, माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस की जगह प्लस। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, a प्लस 3c चाहिए था बस। तो हम क्या करेंगे, केवल a प्लस 3c को इधर रख देंगे, a प्लस 3c को इधर रखा, इसका मतलब ये 2b उधर जाएगा, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2b। हमें बटे में b भी चाहिए था, b भी चाहिए, इसका मतलब दोनों जगह क्या भाग लगाना पड़ेगा, b का भाग लगाना पड़ेगा, लगा दो b का भाग, दोनों जगह कट जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, a प्लस 3c बटे b, और उसका मान आपको कितना मिला, माइनस का 2 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। हल कर लेंगे इसको, जो भी मान हमारा आंसर आ जाए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर -3 -1 -2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, -6 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ये सेपरेटर का काम कर रहा है, दोनों हिंदी और इंग्लिश को। इसका मान आपको निकालना था कि इसका मान होने क्या वाला है। देखिए यहाँ पर बेस 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, सभी बेस को एक जैसा बना लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 26 को भी हम कुछ नहीं कर रहे, जैसा पढ़ा है वैसा पढ़ा रहने दो। 2 की पावर 30 को भी हम कुछ नहीं कर रहे, पढ़ा रहने दो इसको। माइनस इस 4 को हम ये लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है, 4 को हम लिख दिया 2 का स्क्वायर, और उसका पावर 3 चल रहा है, 13 चल रहा है, चलने दो। इस 4 को भी हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, ऊपर 15 चल रहा है, चलने दो। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये तो हो जाएगा 26, इसको हमने कुछ नहीं करना, इंटू यहाँ पर 2 की पावर 30 चल रही थी, इसको भी हम कुछ नहीं कर रहे, माइनस इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 13 दूना 26, इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 15 दूना 30, ये भी हो जाएगा आपका 15 दूना 30। यहाँ से आप देखना, यदि ये 2 की पावर 26 है, 2 की पावर 30 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 26 है, 2 की पावर 30 है, पहले गुणा होता है, मतलब इस वाले टर्म्स का जो भी मान आएगा और इस वाले का जो भी मान आएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। और गणित में जहां कुछ नहीं मिलता है वहां पर 0 मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आज के लिए हमारा लास्ट प्रश्न है, इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है ये आपको निकालना था। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी 2 घातें दिख रही है वो हमारा द्विघात समीकरण है। पहले को चेक कर लो, चेक कैसे करना है, बटे वाला कुछ नहीं है, बटे वाले को सबको भगाओ यहाँ से। यदि हम बटे वाले को भगाते हैं तो आपको क्या कर देना, x का गुणा कर देना सारी इक्वेशन में। यहाँ x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x² प्लस यहाँ x का गुणा करेंगे तो x और x दोनों शहीद हो जाएंगे, बचेगा कितना, केवल 1 बराबर। यहाँ x का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, x का क्यूब। ये द्विघात नहीं बना, ये त्रिघात बन गया, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे तो ये x² का गुणा करेंगे तो यहाँ पर x² गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी हमें क्या कर देना है, यहाँ पर भी हमें x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 3 बनेगी, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इस वाले में हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि x का गुणा करोगे तो x² प्लस 2 बराबर कितना मिलेगा, 4x², क्योंकि यहाँ पर x का गुणा होगा तो x², x से x कट गया, प्लस 2 बराबर x का गुणा करेंगे तो 4x²। आपकी इच्छा हो तो इधर उधर लाओ, बाकी स्क्वायर को देखकर भी हम बोल सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर बन रहा है, मतलब द्विघात समीकरण है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। समझ में नहीं भी आए हैं तो बार बार आप देखना, समझ में आएंगे ही सही। और प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप लोग बने रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।